टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ टॉर्जनल इक्वेशन। टॉर्जनल जो इक्वेशन है उसकी डेरिवेशन है कि वो कैसे डिराइव करते हैं हम। सबसे पहले उसमें जो है हमारे पास कुछ इजम्पशंस हैं, ठीक है। उस इक्वेशन को डिराइव करने से पहले जो इजम्पशंस ली गई थी तो वो हमारे पास क्या थी कि मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक का मतलब ये है कि मटेरियल आपके पास सेम मटेरियल का बना हो, ठीक है, और सेम क्रॉस सेक्शन वगैरह उसके सेम हो। द शाफ्ट इज परफेक्टली स्ट्रेट एंड हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। आपका जो शाफ्ट है वो परफेक्टली स्ट्रेट हो, ठीक है, यानी कहीं से उसमें कोई पहले से जो है टेढ़ापन वगैरह ये कुछ ना हो। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो, यानी उसको किसी भी पॉइंट पे उसका क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो उसका सेम ही क्रॉस सेक्शन हो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो। सर्कुलर शाफ्ट रिमेन सर्कुलर आफ्टर ट्विस्टिंग। तो जो सर्कुलर शाफ्ट है वो आपके पास ट्विस्टिंग के बाद ये ज्यूम करते हैं, इजम्पशन है कि वो सर्कुलर ही रहेगा आफ्टर ट्विस्टिंग। प्लेन सेक्शन इन शाफ्ट रिमेन प्लेन आफ्टर ट्विस्टिंग। तो आपके जो प्लेन सेक्शंस हैं वो प्लेन ही रहेंगे आफ्टर ट्विस्टिंग इन दिस शाफ्ट। ये इजम्पशंस हैं इस डेरिवेशन की, ठीक है। जिस तरह आपने बेंडिंग थ्योरी या बेंडिंग इक्वेशन की डेरिवेशन में पढ़ा था उसकी कुछ इजम्पशंस थी, उसमें भी ये था कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है कि प्लेन सेक्शन इन शाफ्ट रिमेन प्लेन आफ्टर ट्विस्टिंग। टॉर्क इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द शाफ्ट। तो टॉर्क जो आपका लगेगा वो आपका थ्रू आउट द शाफ्ट जो है वो यूनिफॉर्म लगेगा, ये नहीं कि किसी एक पॉइंट पे कम लग रहा है किसी एक पॉइंट पे ज्यादा लग रहा है। तो शाफ्ट पे जो आपकी टॉर्क लगेगी तो वो आपके पास थ्रू आउट जो है शाफ्ट पे यूनिफॉर्म सेम टॉर्क लगेगी। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन शाफ्ट डज नॉट एक्सीड द इलास्टिक लिमिट। तो मैक्सिमम जो शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी इस शाफ्ट में वो आपकी इलास्टिक लिमिट को एक्सीड नहीं करेगी। जिस तरह वहां पे भी आपके पास था कि इलास्टिक विद इन द इलास्टिक लिमिट आपके पास हो तो ही आपका बेंडिंग थ्योरी जो है वो आप उसकी इजम्पशन में भी आपके पास ये था। तो यहाँ पे भी ये है कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी शाफ्ट में तो वो आपकी एक्सीड नहीं करेगी इलास्टिक लिमिट को, यानी विद इन द इलास्टिक लिमिट आपके पास होगी। टॉर्क अप्लाइड ऑन द शाफ्ट इज इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। और जो टार्क आपकी अप्लाई होगी वो आपके पास परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट जो है वो अप्लाई होगी। जिस तरह आपको मैंने स्टार्ट में जो टॉर्जन जब एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें बताया कि इस तरह आपके पास जो एक्सिस होता है शाफ्ट का उसके परपेंडिकुलर आपके पास जो है वो टॉर्क अप्लाई होता है। और जब परपेंडिकुलर टॉर्क या मोमेंट कपल या कपल फोर्सेस अप्लाई होती हैं तभी उसमें जो है वो आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस होती है। तो वो तो एग्जाम्पशंस थी। उसके बाद जब हम डेरिवेशन पे आते हैं तो लेट कंसिडर अ शाफ्ट हैविंग लेंथ एल। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक शाफ्ट ये आपको जो नजर आ रही है, ठीक है, एक शाफ्ट हमने कंसिडर करना है जिसकी लेंथ हम कहते हैं कि एल है। The longitudinal axis is shown in figure which is passes through the cross section having center at O। इसका जो आपके पास ये शो किया गया है यहाँ पे ये देखें, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इन शोन इन फिगर। तो ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल आपका इसका एक्सिस है, पासेस थ्रू द क्रॉस सेक्शन हैविंग सेंटर एट ओ। और ये इसका क्रॉस सेक्शन है क्योंकि ये शाफ्ट हमारे पास सर्कुलर है लेकिन जब साइड से इसका हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखते हैं तो वो हमें ऐसे नजर आएगा। और ये इसका क्रॉस सेक्शन है जिसका सेंटर हमारे पास क्या है, ओ है। नाउ ड्रा अ लाइन ए बी हैविंग ए एट फिक्स्ड एंड बी एट फ्री एंड। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो आपको नजर आ रही है ये लाइन ए बी, तो एक ए बी लाइन ड्रा करनी है। ए जो है वो आपकी यहाँ पे ये देखिए यहाँ से ये फिक्स्ड एंड है और ये फ्री एंड है। तो ए जो है वो आपका फिक्स्ड एंड है और बी पे आप यहाँ पे आपका ये जो बी पॉइंट है ये आपका फ्री एंड है। नाउ अप्लाई टार्क ऑन द शाफ्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पे एक टॉर्क अप्लाई की गई है, ठीक है। जब आप टॉर्क यहाँ पे कह रहे हैं कि आप टॉर्क आपने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने टॉर्क अप्लाई कर देनी है। तो नाउ एज द टॉर्क इज अप्लाइड ट्विस्टिंग विल बी अकर इन शाफ्ट ड्यू टू विच द पॉइंट बी मूव्स टू पॉइंट सी। अब जब इस पे टॉर्क अप्लाई होगी तो लाजमी बात है कि वो आपके पास सर्कुलर जो आपके पास जो मूवमेंट टॉर्क पाएगी या कपल टॉर्क अप्लाई होगी तो उसकी वजह से इसमें ट्विस्टिंग आएगी और उस ट्विस्टिंग की वजह से आपका पहले बी यहाँ पे था, अब वो जो है ये
ये वाला आपका यहाँ आ जाएगा और उसको हमने क्या दे दिया है कि ये बी जो है आपका पॉइंट सी पे आ जाएगा। पहले आपका यहाँ पे था ये पॉइंट, अब ये पॉइंट आपका थोड़ा सा मोमेंट की वजह से या ये जो टॉर्क हमने लगाया है इसकी वजह से शिफ्ट होके पॉइंट सी पे आ जाएगा। इसी तरह क्रॉस सेक्शन पे अगर देखें तो पहले यहाँ पे था, इसको जब हमने क्लॉकवाइज मूव किया, ठीक है, पहले यहाँ पे था, क्लॉकवाइज मूव किया थोड़ा सा, तो ये आपका यहाँ पे बी से सी पे आ गया। ज्वाइन पॉइंट ए टू सी हैविंग एट एंगल साई, तो ये आपके पास ए तो आपका फिक्स्ड एंड है, ये तो आपके पास नहीं मूव होगा क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट आपके पास नहीं हो सकती, मूवमेंट को ये रेजिस्ट करता है। तो इस ए को आपने क्या कर देना है, इस सी के साथ ज्वाइन कर देना है, और ये जो आपके पास ए बी और ए सी लाइन के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हमने ये साई का नाम दे दिया है, फाई का नाम दे दिया है। द आर्क बी सी मेक एन एंगल थीटा विद सेंटर ओ, तो ये जो आपके पास बी सी आर्क यहाँ पे बनेगा, तो वो जो आपके पास ये दरमियान में इसका एंगल बनेगा उसको इन्होंने नाम दे दिया है थीटा विद सेंटर ओ, क्योंकि ये देखें ओ बी और ओ सी के दरमियान जो आपके पास एंगल है वो आपका क्या है, थीटा है। द डायामीटर ऑफ शाफ्ट इज डी एंड रेडियस इज आर एज शोन इन फिगर, तो ये देखिए यहाँ पे ये आर रेडियस शो किया गया है और इसका डायामीटर जो है उसको वो डी है, और रेडियस जो है वो इसका ये देखें डायामीटर डी और रेडियस यहाँ पे आर है। नाउ ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ टार्क द पॉइंट बी मूव्स टू पॉइंट सी एंड स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। अब ये जो आपके पास यहाँ पे टॉर्क की एप्लीकेशन होगी या टॉर्क अप्लाई होगा तो आपका जो पॉइंट बी है वो मूव हो जाएगा पॉइंट सी पे, यानी पॉइंट बी जहां पे पहले था वो आप आगे थोड़ा सा मूव होगा, टॉर्क की वजह से वो पॉइंट सी पे चला जाएगा और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और वो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी उसको हम नाम देते हैं शेयर स्ट्रेन का। तो ये जो हमारे पास जो शेयर स्ट्रेन है इसको हम इस फाई से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल होगा बी सी डिवाइडेड बाय लेंथ के, ठीक है। ये जो आपके पास बी सी है, ये जो बी सी है डिवाइडेड बाय लेंथ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस शेयर स्ट्रेन के इक्वल होगा, ठीक है। ये जो बी सी के दरमियान का डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय लेंथ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें तो ये आपके पास हमारे पास ये जो फाई है तो इसको बेसिकली अगर हम टेंजेंट थीटा ले लें तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा बी सी है और बेस हमारा ए बी जो कि लेंथ की इक्वल है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही स्मॉल हमारे पास है तो हम टेंजेंट थीटा को जब हमारे पास एंगल बहुत ही स्मॉल हो तो उसको हम सिंपल थीटा ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये फाई जो है आपके पास है वो बी सी डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी ये बी से सी तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस लेंथ। नाउ फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन वी हैव आर्क बी सी, अब अगर क्रॉस सेक्शन को देखें तो हमारे पास ये आर्क जो है बी सी है और आर्क लेंथ हमें पता है कि आर्क लेंथ आपके पास इक्वल होता है एंगल मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी एक दो जो लेक्चर्स थे हमारे उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट आर्क लेंथ, कि आर्क लेंथ हमारे पास एंगल मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर की इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आर्क लेंथ आपका क्या है, बीसी है, तो उसकी जगह बीसी आ गया और एंगल जो है यहाँ पे थीटा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसको हमने आर का नाम दिया है, जो थीटा यहाँ पे हमारे पास रेडियन में है, ठीक है। तो हमारे पास जो फाई है उसमें ये बीसी की वैल्यू पुट करेंगे थीटा इंटू आर, तो ये बीसी की जगह थीटा इंटू आर हो जाएगा डिवाइडेड बाय लेंथ, तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब एज द मटेरियल इज विद इन इलास्टिक लिमिट सो फ्रॉम हुक्स लॉ, अब हमें पता है कि जम्पशन में हमने कहा कि हमारे पास जो मटेरियल है वो विद इन इलास्टिक लिमिट है, तो जब ये विद इन इलास्टिक लिमिट है तो ये हमारे पास हुक्स लॉ को ओबे करेगा। तो जब हुक्स लॉ को ओबे करेगा तो हुक्स लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या है कि जब शेयरिंग स्ट्रेस, यानी वैसे हमारे पास जो हुक्स लॉ है वो क्या है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, तो यहाँ पे ये टा आपके पास शेयर स्ट्रेस है और ये फाई आपके पास शेयर स्ट्रेन है, तो जब इसको आप आगे करेंगे तो टा हमारे पास इक्वल हो जाएगा जी फाई, जी जो है आपके पास यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, वहां पे ई होता था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पे आपके पास जी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमारे पास यहाँ पे टा इज इक्वल टू जी फाई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम फाई की वैल्यू निकालें तो ये टा बाय जी के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन राइट। अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो दोनों हमारे पास फाई के इक्वल हैं। ठीक है, यहां भी फाई है इक्वेशन 2 में, वहां भी फाई है। तो दोनों के ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाय एल है। तो ये हमारे पास थीटा आर डिवाइडेड बाय एल इक्वल हो जाएगा टा बाय जी के, क्योंकि ये दोनों आपके पास फाई के इक्वल हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास इस रेडियस पे हो गया। अगर आपके पास कोई भी रेडियस आप ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं या कोई भी रेडियस ले लेते हैं, तो एट एनी रेडियस आर आपके पास क्या हो जाएगा, टा बाय जी इज इक्वल टू थीटा स्मॉल आर डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये आपके पास किसी भी रेडियस के लिए है। वो जो ऊपर आपके पास कैपिटल आर था, तो वो तो आपके पास ये था कि मैक्सिमम जब आपके पास रेडियस हो, यानी जो आपके पास सर्कुलर इसका मैक्सिमम रेडियस है, तो वो आपके पास है। तो यहां से अगर हम टा की वैल्यू निकालें तो टा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जी थीटा डिवाइडेड बाय एल इंटू आर, और इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन 4 का। ये जो टा है ये किस चीज की इक्वल हो जाएगा, ये जी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जी थीटा हो जाएगा इंटू आर डिवाइडेड बाय लेंथ। लेकिन इसमें जी थीटा डिवाइडेड बाय लेंथ को ब्रैकेट में करके यहाँ पे साथ में आर लगा दिया है। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब ये हमारे पास इक्वेशन जो 4 है, इसमें जो जी है वो हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, एल जो है वो लेंथ ऑफ शाफ्ट है, थीटा जो है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट है। ठीक है, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, एल लेंथ ऑफ शाफ्ट हो गया, और थीटा हमारे पास एंगल ऑफ ट्विस्ट हो गया। एज द अबव क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, सो वी से दैट shear stress varies linearly with the radius। अब ये जी थीटा और लेंथ, ये हमारे पास तीनों चीजें जो है ये क्वांटिटीज कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास shear stress है ये डायरेक्टली रिलेटेड है टू दिस रेडियस, यानी रेडियस के हिसाब से अगर आपका रेडियस बढ़ता कम होता जाएगा तो उसी हिसाब से आपकी जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो बढ़ती और कम होती जाएगी। एट द सेंटर ऑफ शाफ्ट आर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप सेंटर ऑफ शाफ्ट देखें तो यहाँ सेंटर ऑफ शाफ्ट पे आपकी जो रेडियस है वो बिल्कुल 0 होता है, क्योंकि रेडियस आपका डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर से लेके आपका जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएं रेडियस आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन सेंटर पे हमारे पास क्या है कि रेडियस 0 है। तो आपके पास जब रेडियस 0 हो गया तो अकॉर्डिंग टू डेट फार्मूला ये जो देखें, तो यहाँ पे जब आर को 0 करेंगे तो टा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एट सेंटर ऑफ शाफ्ट आर आपके पास 0 है तो टा आपके पास 0 हो जाएगा। एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है, तो ये मिनिमम का केस था और ये मैक्सिमम का केस है। तो यहाँ पे अगर आपके पास आर इस कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ शाफ्ट की इक्वल हो जाए तो आपके पास जो टा है उसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम आएगी। ठीक है, अब ये जो आप यहाँ पे फिगर देखें तो आप ये देखें सेंटर पे आपके पास ये आपके पास शेयर स्ट्रेस की यहाँ पे डायग्राम बनाई गई है। तो अगर आप देखें सेंटर से आप जितना दूर होते जा रहे हैं आपकी शेयरिंग स्ट्रेस होती जा रही है। सेंटर पे आपकी देखें 0 है और इससे जितना आप इंक्रीज होते जा रहे हैं सेंटर से डिस्टेंस रेडियस की तरफ आ रहे हैं तो आपकी जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो इंक्रीज होती जा रही है। नाउ एट रेडियस आर टेक एन एलिमेंटल रिंग हैविंग थिकनेस dr एज शोन इन फिगर। तो ये जो यहाँ पे देखें आपके पास एक एलिमेंटल रिंग ली गई है जिसकी थिकनेस हमारे पास dr है। नाउ शेयर फोर्स ऑन द एलिमेंटल रिंग, तो यहाँ पे जो इस एलिमेंटल रिंग पे आपके पास जो शेयर फोर्स होगी, क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेस है तो वो हमारे पास किसके अगेंस्ट आती है, शेयर फोर्स के अगेंस्ट आती है। तो ये आपके पास जो शेयर फोर्स होगी उसको इन्होंने नाम दे दिया है df का। ठीक है, फोर्स है आपकी, लेकिन आपके पास एलिमेंटल रिंग की थिकनेस dr है, क्योंकि एलिमेंटल रिंग या एलिमेंट जो है हम क्या करते हैं किसी भी बड़े पार्ट में से बहुत ही एक छोटा सा एलिमेंट उठा के, जो आपके पास एलिमेंट होता है तो वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए उसको हम डी जो है वो हम छोटे यानी स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। तो उसकी थिकनेस भी कम होगी तो डी आर उसको दे दिया, और उस पर जो शेयर फोर्स आएगी उस रिंग पे वो हम उसको हमने नाम दे दिया है डी एफ का। तो आपके पास ये जो शेयर फोर्स बनेगी ये टा इंटू डी ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेस आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, नॉर्मल स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस आपके पास क्या होता है, शेयर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपके पास यहां से अगर आप शेयर फोर्स निकालें
तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब एलिमेंट छोटा है तो एरिया भी आपका छोटा होगा, इसलिए यहाँ पे एरिया के साथ डी लगा दिया है, ये डी ए हो गया। लेकिन एरिया हमें पता है कि वो आपके पास 2 पाई आर इंटू थिकनेस यानी सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस की इक्वल है। सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है सर्कुलर बॉडी का, और इनटू थिकनेस करें तो ये आपके पास किस चीज की इक्वल हो जाता है, इस एरिया की इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो 2 पाई आर इंटू डी आर, ये आपके पास किस चीज की इक्वल हो गया, ये आपका हो गया इस डी ए की इक्वल। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टा वी गेट, यहाँ पे ये जो टा है इसकी जगह अगर हम जी थीटा डिवाइडेड बाय एल इंटू आर, ये टा की वैल्यू थी, ये वाली जी थीटा डिवाइडेड बाय एल इंटू आर, ये वैल्यू यहाँ पे इस टा की जगह पुट करेंगे तो जी थीटा डिवाइडेड बाय एल, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 पाई आर था पहले तो आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक आपका टॉ के यहाँ पे जी थीटा डिवाइडेड बाय एल के साथ जो स्मॉल आर था एक वो हो जाएगा, और ये 2 पाई आर इंटू डी आर था तो ये 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर हो जाएगा। तो ये आपका डीएफ हो गया। तो अब ये जो आपका डीएफ हो गया, ठीक है। नाउ रेजिस्टिंग टॉर्क ऑन एलिमेंट जो है वो ड्यू टू शेयर फोर्स इज, तो अब आपके पास जो टार्क रेजिस्टिंग टॉर्क होगा वो आपका, उसको हम dt का नाम दे देते हैं, जो कि आपके पास इक्वल होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो वो आपका फोर्स जो है वो शेयर फोर्स df है, और डिस्टेंस जो है वो आपका क्या है, r डिस्टेंस है, ठीक है। तो df इंटू आर, df की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जी थीटा डिवाइडेड बाय एल 2 पाई आर स्क्वायर डी आर था, जो कि आप यहाँ पे देखें ये df, इसके साथ क्या हो जाएगा, एक आर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर की जगह 2 पाई आर क्यूब इंटू डी आर हो जाएगा। तो रेजिस्टिंग टॉर्क इन शाफ्ट जो है वो आपके पास एक्सटर्नल टॉर्क होगा, तो वो आपके पास किस चीज के इक्वल होगा, तो ये तो आपके पास क्या था, एक एलिमेंट के लिए था, ठीक है। अब पूरे बॉडी के लिए अगर आप देखें पूरे शाफ्ट के लिए, तो जब आपके पास ये एक एलिमेंट के लिए था तो पूरे शाफ्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, उसको टी का नाम दे देते हैं, जो कि आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है। ये डी इसके साथ कैंसिल आउट होके आपके पास टी रह जाएगा, और यहाँ पे 0 टू आर आप लेंगे जी थीटा एल डिवाइड बाई 2 पाई आर क्यूब इंटू डी आर। अब अगर यहाँ पे देखें तो इसका तो इंटीग्रल लें तो ये तो आपके पास टी आ जाएगा, इसका जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखें जी थीटा डिवाइडेड बाय एल और 2 पाई, यहाँ तक ये जो है कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। आपके पास जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा इंटीग्रल ऑफ 0 टू आर पाई आर क्यूब इंटू डी आर, ठीक है, सिर्फ आर क्यूब इंटू डी आर, क्योंकि देखें विद रिस्पेक्ट टू डी आर इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सिर्फ आर क्यूब जो है यहाँ पे आपका इंटीग्रेट होगा। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो वो आपके पास जिस भी एलिमेंट का हम करते हैं तो उसकी ऊपर पावर ऐड होती है और नीचे वही पावर जो है लगती है। तो यहाँ पे आर पावर आर क्यूब था तो आर 3+1 डिवाइडेड बाई 3+1, तो ये आर 4 पावर 4 हो जाएगा, आर 4 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो इसकी जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वो तो ऑलरेडी जीरो है, जब जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो सिर्फ अपर लिमिट आ जाएगी। तो यहाँ पे स्मॉल आर 4 था तो अपर लिमिट हमारे पास कैपिटल आर है, तो यहाँ पे कैपिटल आर 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो ये 2 इस 2 के 4 के साथ कैंसल आउट होके आपके पास क्या हो जाएगा, 2 रह जाएगा, तो जी थीटा डिवाइडेड बाई एल पाई आर 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, वेयर पाई आर 4 डिवाइडेड बाई 2 जो है ये आपके पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शाफ्ट है। ये आपके पास कहां से आया, ये अगर आप देखें तो पाई बाय 32 डी पावर 4, पाई बाय 32 डी पावर 4 आपका था, वहां पे डाया था, अगर उसको आप रेडियस में कन्वर्ट करें तो आपका जो डाया है वो इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है 2r। तो यहाँ पे वहां पे डी पावर 4 था तो 2r पावर 4 हो जाएगा, और 2 पावर 4 आपके पास 16 की इक्वल होता है, तो वो 16 नीचे 32 के साथ कैंसिल आउट होकर नीचे 2 रह जाएगा, और ये r पावर 4 आपके पास साथ में आ जाएगा। सिंपल ये किया है कि पाई बाय 32 डी पावर 4 डी की जगह आपने 2r लगा देना है, तो वो उससे आपके पास जब आप इन टर्म्स ऑफ रेडियस पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो वैल्यू आपके पास पाई आर 4 डिवाइडेड बाय 2 की इक्वल आ जाएगी। सो टा आपके पास क्या हो जाएगा, जी थीटा डिवाइडेड बाय एल इंटू
जे, तो ये टी आपके पास हो जाएगा जी थीटा डिवाइडेड बाय एल। ये पाई r4 डिवाइडेड बाय 2 की जगह हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे लगा देते हैं। तो यहां से अगर ये जे आपके पास इस साइड पे ले आए तो डिवीजन में आ जाएगा, तो टी डिवाइडेड बाय जे जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा जी थीटा डिवाइडेड बाय एल के। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा जी थीटा डिवाइडेड बाय एल। ये आपकी हो गई इक्वेशन 5। अब आगे अगर देखें, ये जो इक्वेशन 5 है, तो इक्वेशन 3 से हमारे पास, अगर आप इक्वेशन 3 को देखें, वी हैव टी टाउ बाय आर इज इक्वल टू जी थीटा डिवाइडेड बाय लेंथ। अगर आप इक्वेशन 3 देखें तो ये हमारे पास क्या है, टा बाई जी इज इक्वल टू थीटा आर बाय एल। यहां से हमारे पास हम इसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, तो ये इक्वेशन 5 और इक्वेशन 3 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ से टी बाई जे जी थीटा बाई एल की इक्वल है, और टा बाई आर जो है इक्वेशन 3 से हमारे पास जी थीटा डिवाइडेड बाई एल की इक्वल है। तो अगर आप दोनों देखें तो दोनों जी थीटा डिवाइडेड बाई एल की इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो जी थीटा बाई जे है ये इज इक्वल टू टा बाई आर है, और जी थीटा डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। ठीक है, टा बाई जे इज इक्वल टू टा बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा डिवाइडेड बाई एल। तो ये जो आपकी सर इक्वेशन जिसमें बनी है, आवाज चली जाती है आपकी, सर जिसमें ये जो आपकी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज टॉर्जन इक्वेशन। ठीक है, सर जिसमें आपकी आवाज चली जाती है। तो ये आपका आज का लेक्चर था। इसमें अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपका